नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है ज्योग्राफी बाय अनूप सर। मैं हूं अनूप उपाध्याय। पीजीटी, टीजीटी, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय का एग्जाम हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो या अन्य जो भी आपके टीचिंग एग्जाम हो, उन सभी के लिए सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी का। इसके अलावा ज्योग्राफी में कहीं से भी अगर आपके लिए प्रश्न आते हैं तो उन सभी जगह जो है इस सेशन से आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। चैनल पर पहली बार है दोस्त तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा और इस सेशन को अंत तक देखिएगा। टोटल 15 क्वेश्चन की श्रृंखला है। रोज शाम 7 बजे हम आपको इसलिए लेकर आते हैं क्योंकि ये एक समय है जिसमें आप क्विक रिवीजन कीजिए और एनसीईआरटी के आधार पर अगर हम बात करें तो वहां का जो चैप्टर है उस चैप्टर के हिसाब से हम ये पूरा का पूरा सेशन लेकर आते हैं। तो चलिए, साथ में एक चीज और जानकारी दें कि इसका प्लेलिस्ट जो है बन चुका है, तो अगर इसके पहले की कोई वीडियो आपकी छूट चुकी है तो आप समय निकाल के उन सारे वीडियो को भी देखते रहिए। सबसे पहला प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है, आइए सबसे पहले प्रश्न पर चलते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, ऑक्सीजन बिल्ट अप इन द अर्थ एटमॉस्फेयर बिकॉज। पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन का निर्माण इसलिए हुआ है क्योंकि एल्गी एंड अदर ऑर्गेनिज्म एम्प्लॉयड फोटोसिंथेसिस, शैवाल और अन्य जीवों ने प्रकाश संश्लेषण का उपयोग किया है। दूसरा, ऑक्सीजन सेटल ऑन अर्थ फ्रॉम प्लैनेट्स फर्दर फ्रॉम द सन। सूर्य से दूर स्थित ग्रहों से ऑक्सीजन पृथ्वी पर आई है। तीसरा ऑप्शन है, रॉक्स वेदर्ड एंड रिलीज देयर ऑक्सीजन। चट्टानों का अपक्षय हुआ है और उनमें से ऑक्सीजन निकल कर आई है। और चौथा, द ऑक्सीजन सेपरेटेड फ्रॉम द क्रस्ट। महासागर भूपर पट्टी से अलग हुआ है। सॉरी, द ओशियन सेपरेट फ्रॉम द क्रस्ट। महासागर भूपर पट्टी से अलग हुआ है, इससे ऑक्सीजन आया है। ये ऑप्शन है। अब दोस्तों, ऑक्सीजन के बारे में अगर हम बात करें तो पृथ्वी की जो शुरुआती वायुमंडल था, जो पृथ्वी का निर्माण हुआ, तो हमारी पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम थी। पृथ्वी पर जो ज्वालामुखी की प्रक्रिया हुई थी या पृथ्वी पर जो ज्वाल वाष्प थे, वह जब सूर्य के किरणों के साथ जब इनका प्रतिक्रिया हुआ तो उन प्रतिक्रिया के माध्यम से थोड़ा सा ऑक्सीजन जो है निकल कर आया। लेकिन पृथ्वी पर रहने वाले जो जलीय जीव हैं, जो एकल जीव हैं, एक एकल कोशिका जीव हैं, सिंगल सेल वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म थे, या जो एल्गी थे यानी कि जो शैवाल थे, या इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो साइनोबैक्टीरिया थे, इन्होंने ऑक्सीजन की मात्रा हमारे पृथ्वी पर जो है वो बढ़ाई है। तो ए ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही है। जिसके दिमाग में ए ऑप्शन आया होगा वो सभी का उत्तर जो है वो बिल्कुल ही सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। देखिए, सही है और सही नहीं है, इस चीज को आपको बड़े ध्यान से पढ़ना है। पहला है, प्लूटो हैज बिन गिवन द नंबर 134340। प्लूटो को 134340 जो है वो नंबर दिया गया। दूसरा, ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त सभी कथन। तीसरा, प्लूटो वॉज डिस्कवर्ड बाय क्लाइड। प्लूटो की खोज क्लाइड टॉम्बॉग ने 1930 में की थी। और प्लूटो इज नॉट अ प्लेनेट नाउ। प्लूटो अब ग्रह नहीं है। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है, ए, बी, सी या डी में से। तो दोस्तों, प्लूटो के बारे में अगर हम बात करें तो प्लूटो की जो खोज है वो 1930 में अगर हम बात करें तो क्लाइड टॉम्बॉग ने की थी। तो ये ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ही सही ऑप्शन है। दूसरा, अगर हम बात करें दोस्तों तो प्लूटो को सन 2006 में अगर हम बात करें तो जो अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ है यानी कि आईएयू ने जो है प्लूटो को क्या कहा कि प्लूटो जो है अब ग्रह नहीं है। ठीक क्यों? क्योंकि ग्रह की जो परिभाषा है उन परिभाषाओं को जो है वह प्लूटो पूरा नहीं कर पा रहा है। इसलिए प्लूटो को ग्रह की श्रृंखला से हटाकर बौने ग्रह की श्रृंखला में डाल दिया गया और ग्रहों की संख्या 9 से घटाकर जो है वो 8 कर दी गई है। ठीक। अब बौने ग्रह के बारे में बात करें तो हमने कहा कि प्लूटो को बौने ग्रह में डाल दिया गया है। लेकिन बौने ग्रह में प्लूटो के अलावा अन्य भी ग्रह हैं, जैसे कि सेरेस है, एरिस है, मेक है और ह्यूमिया है। ठीक है, ये सारे के सारे और भी बौने ग्रह हैं। प्लूटो को जो नंबर दिया गया है वो नंबर है 134340। यानी कि कुल मिलाकर हम बात करें तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं। इसलिए बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, विच प्लेनेट इज कॉल्ड द इवनिंग स्टार। किस ग्रह को शाम का तारा या सांझ का तारा कहा जाता है। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है, ए, बी, सी या डी। ठीक, आपको बताना है शाम का तारा। ठीक है, और किसे कहा जाता है, वीनस यानी कि शुक्र को, जुपिटर यानी कि बृहस्पति को, मरकरी यानी कि बुध को, मार्स यानी कि मंगल को। ठीक। तो दोस्तों, अगर हम बात करें तो एक ग्रह है जिसका नाम है शुक्र। वह सूर्य की परिक्रमा करते हुए 584 दिन में पृथ्वी से आगे निकल जाता है। और ऐसा करते समय यह सूर्यास्त के बाद जो है वो हमें आसमान में दिखाई देता है।
तो इसी शुक्र को जो है वो हम सांझ का तारा कहते हैं। और इसी शुक्र को अगर हम बात करें तो दिन में हमें देखने को मिलता है तो हम इसे सुबह का तारा भी कहते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। आर द ऑर्बिट्स ऑफ द प्लैनेट्स ऑन द सेम प्लेन, यस मोर और लेस। ठीक है, क्या ग्रहों की कक्षाएं एक ही तल पर है? ठीक, अब आपके सामने तीन ऑप्शन है, मैं पहले तीन ऑप्शन को बांट देता हूं, फिर आपको समझना जो है वो काफी आसान हो जाएगा। ये तीन स्टेटमेंट आप देखिए, इस तीन स्टेटमेंट को बड़े ध्यान से आप पढ़िए। इंग्लिश वाले स्टूडेंट इंग्लिश के स्टेटमेंट को देखते रहिए, तब तक मैं हिंदी वाले पे नंबरिंग कर देता हूं। ठीक, ये पहला नंबरिंग ये है, दूसरा ये है, और तीसरा नंबर आपका ये है। ठीक, तीन नंबरिंग आपको दिख रहा है। क्या ग्रहों की कक्षाएं एक ही तल पर है? हाँ, कमोवेश। दूसरा, नहीं, वे सभी जगह हैं, केवल पहले चार ग्रह ही एक ही तल पर है। आपको बताना है कि तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। केवल दो, इनमें से कोई नहीं, केवल एक और तीन, केवल एक। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो ग्रह जो हैं वो सूर्य के चारों तरफ एक तल में या उसके करीब करीब जो है परिक्रमा करते हैं। ठीक है ना? और इसे जो कहा जाता है, इसको क्रांति वृत्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रांति वृत्त का नाम कहा दिया जाता है। ठीक है ना? क्रांति वृत्त। ठीक, यानी कि अगर हम बात करें तो पहला स्टेटमेंट सही है कि ग्रहों की कक्षाएं सभी जो हैं एक ही तल पर हैं, और क्रांतिवृत्त सूर्य के भूमध्य रेखा से ग्रह के 7 डिग्री का झुका हुआ जो भाग है उसे हम क्रांति वृत्त कहते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इट इज अ कन्फाइंड एक्वायर कंटेनिंग ग्राउंड वाटर अंडर नेगेटिव प्रेशर। ठीक, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, it a geologic layer of porous but imperial materials such as sand and gravel, limestone और sandstone। और तीसरा स्टेटमेंट आप देखिए, द ग्रेट आर्टेसियन बेसिन इज द लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट आर्टेसियन बेसिन इन द वर्ल्ड। ठीक, पहले तीनों स्टेटमेंट को देख लेते हैं, उसके बाद इसके ऊपर चर्चा जो है वो हम करेंगे। यह नकारात्मक दबाव में भूजल युक्त एक सीमित जलभृत है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट, यह रेत और बजरी, चूना पत्थर या बलुआ पत्थर जैसी छिद्रपूर्ण लेकिन अवैध सामग्री की एक भूगर्भीय परत है। और तीसरा स्टेटमेंट, ग्रेट आर्टिसियन बेसिन दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे गहरा आर्टिसियन बेसिन है। ये तीसरा स्टेटमेंट। ऊपर दिए गए कथनों में से सही कथन कौन सा है, ये आपसे। ठीक है ना? तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें आर्टिशियन बेसिन के बारे में, तो आर्टिशियन बेसिन एक सीमित जलभृत है जिसमें दबाव से अगर हम बात करें ये दुनिया का सबसे बड़ा जलभृत है। ठीक, और दूसरा स्टेटमेंट अगर हम बात कर रहे हैं तो यहां आप स्टेटमेंट देखिए कि यह नकारात्मक दबाव में भूजल युक्त का एक सीमित जलभृत है, तो बिल्कुल। तो आर्टेसियन जलभृत के बारे में ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट दी गई है। तो आर्टेसियन जलभृत जो है एक सीमित जलभृत है जिसमें सकारात्मक दबाव में भूजल होता है। इससे कुएं में पानी का स्तर जो है एक बिंदु तक बढ़ जाता है जहां हाइड्रोस्टेटिक संतुलन पहुंच जाता है, और इस प्रकार के कुएं को आर्टिशियन कुआं कहा जाता है। यदि प्राकृतिक दबाव काफी बढ़ जाएगा तो पानी जमीन की सतह तक पहुंच जाएगा, और जिस स्थिति में कुएं को बहता हुआ आर्टिशियन कुआं भी कहा जाता है। तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो हैं वो आपके बिल्कुल ही सही हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर जो है वो दिख रहा है। प्रश्न है, मैग्नेटिक मेरिडियन यानी कि चुंबकीय मध्याह्न रेखा। ठीक है, पहला, लाइन ज्वाइनिंग द जियोग्राफिक नॉर्थ एंड जियोग्राफिक साउथ ऑफ अर्थ, पृथ्वी के भौगोलिक उत्तर और भौगोलिक दक्षिण को मिलाने वाली एक रेखा। दूसरा, लाइन पैरेलल टू इक्वेटर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की भूमध्य रेखा के समानांतर रेखा। तीसरा, प्लेन पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ ऑफ अर्थ, पृथ्वी के चुंबकीय उत्तर और चुंबकीय दक्षिण से गुजरने वाली रेखा, लाइन पासिंग करके कर सकते हैं। और लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश। आपको बताना है कि चुंबकीय मध्याह्न क्या है। दोस्तों चुंबकीय मेरिडियन के बारे में अगर हम बात करें तो चुंबकीय मेरिडियन जो है वो पृथ्वी की सतह के ऊपर एक रेखा है, एक काल्पनिक रेखा है
जो उत्तर और दक्षिण के चुंबकीय ध्रुव से गुजरते हुए एक वृत्त के बराबर जो है होती है। वृत्त एक सर्कल के बराबर जो है वो होती है, और इसे पृथ्वी के सतह के साथ अगर हम बात करें तो यह पृथ्वी के सतह के साथ चुंबकीय बल रेखाओं के क्षैतिज घटक के रूप में इसे लिया जा सकता है, और यह कंपास सुई चुंबकीय मेरिडियन के समानांतर होती है। ठीक, तो सी ऑप्शन जो है सही है कि पृथ्वी के चुंबकीय उत्तर और चुंबकीय दक्षिण से गुजरने वाली रेखा को चुंबकीय मध्याह्न रेखा के नाम से हम जानते हैं। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। द सवाना आर मोस्ट वाइड स्प्रेड इन, सवाना सबसे अधिक कहाँ फैला हुआ है, आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। सवाना का विस्तार आपसे पूछा जा रहा है। ठीक, नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, साउथ अमेरिका या एशिया। तो दोस्तों सवाना, सवाना को अगर हम बात करें तो सवाना को हम और भी एक नाम से जानते हैं। कौन से नाम से जानते हैं? उष्णकटिबंधीय घास के मैदान के नाम से। किस नाम से? उष्णकटिबंधीय घास के मैदान से भी हम इसे जानते हैं। अब सवाना या उष्णकटिबंधीय घास के मैदान का अगर हम विस्तार बात करें दोस्तों, तो आइए मैप को देख लेते हैं। आपके स्क्रीन पर ये मैप है, आप देखिए। तो आपको ये देखने को मिल रहा है। अच्छा एक चीज और बताएं, विश्व में 3 प्रकार के घास के मैदान हैं, सवाना, पेरी और स्टेपी। ठीक है ना? सवाना का कलर आपको येलो दिख रहा है, लाइट येलो। पेरी का कलर आपको ग्रीन कलर में दिख रहा है, और स्टेपी का कलर आपको डार्क येलो कलर में दिख रहा है। ठीक, अब सवाना उष्णकटिबंधीय घास के मैदान के विस्तार की बात करें तो अफ्रीका में भी आपको दिखेगा, दक्षिण अमेरिका में भी आपको दिखेगा, ऑस्ट्रेलिया में सबसे अधिक जो है ये फैला हुआ दिखेगा। अफ्रीका में अगर हम बात करें दोस्तों, तो अफ्रीका में जो सवाना का विस्तार आपको देखने को मिलेगा, यह महाद्वीप के एक महत्वपूर्ण हिस्से में आपको देखने को मिलेगा। दक्षिण अमेरिका की बात करें तो दक्षिण अमेरिका में सवाना जो है वो विशाल क्षेत्र में पाया जाता है, और दक्षिण अफ्रीका में अमेरिका में सवाना में यानी कि ब्राजील के क्षेत्र में अगर हम बात करें, तो ब्राजील के क्षेत्र में जो सवाना मिल रहा है, इसको हम सेरोडो के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जान रहे हैं? इसको हम सेरोडो के नाम से जानते हैं। कहाँ? सवाना का क्षेत्र जो कि आपका ब्राजील के क्षेत्र में है, उसे हम क्या कह रहे हैं दोस्त? उसे हम सेरोडो कहते हैं। क्या कहते हैं? सेरोडो। ठीक है ना? तो सेरोडो के नाम से जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया में अगर हम बात करें, तो ऑस्ट्रेलिया में सवाना अगर हम देखेंगे तो ये जो उत्तर का क्षेत्र आपको देखने को मिल रहा है, ये वाला, ये उत्तर के क्षेत्र में आपको सवाना देखने को मिल रहा है। ठीक, अफ्रीका के क्षेत्र में आप आ रहे हैं, तो आपको अफ्रीका के क्षेत्र में हमने पहले ही कहा कि अफ्रीका में ये आपको जो महाद्वीप में सबसे ज्यादा इसका विस्तार हमें देखने को मिल रहा है। ठीक, इसके अलावा अगर हम भारत में बात करें, तो आप देख रहे हैं भारत में भी आपको कहीं कहीं सवाना वाले जो वन घास के मैदान जो है वो देखने को मिल रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा अगर हम बात करें, तो सबसे ज्यादा आपको सवाना मिलेगा अफ्रीका में, उसके बाद आपको मिलेगा दक्षिण अमेरिका में, और उसके बाद आपको जो सवाना देखने को मिलेगा वो ऑस्ट्रेलिया में जो है वो देखने को मिलेगा। सवाना यानी कि उष्णकटिबंधीय घास का मैदान। तो सवाना सबसे अधिक कहाँ फैला हुआ है, ये प्रश्न है। तो अब आप उत्तर दे सकते हैं कि अफ्रीका जो है वो बिल्कुल ही राइट आंसर है। अफ्रीका में सवाना का विस्तार जो है वो सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, इस पर चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न है, अर्थक्वेक्स आर काउज्ड बाय, भूकंप के कारण क्या है, भूकंप क्यों आते हैं? ये एक प्रश्न जो है वो आपसे पूछा जा रहा है। इसका उत्तर जो है वो आपको देना है भूकंप के कारणों के बारे में। अर्थ रिवॉल्यूशन, अर्थ रिवॉल्यूशन, डेनुडेशन, अर्थ रोटेशन या टेक्टोनिज्म, पृथ्वी की परिक्रमा, अनाच्छादन, पृथ्वी का घूमना या टेक्टोनिज्म, आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। दोस्तों भूकंप के बारे में अगर हम बात करें, तो भूकंप मुख्य रूप से पृथ्वी की पपड़ी में ऊर्जा का अचानक मुक्त होने के कारण भूकंप की स्थिति हमें देखने को मिलती है, भूकंपीय प्रक्रिया देखने को मिलती है, जो अक्सर भ्रंश रेखाओं के साथ प्लेट टेक्टोनिक जो गति होती है, उन गति के कारण हमें देखने को मिलती है। ठीक, तो कुल मिलाकर यहाँ अगर हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ टेक्टोनिज्म सीधे डी जो उत्तर लिखा हुआ है वही जो है वो आपका राइट आंसर है। चले आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनप्रेडिक्टेबल नेचुरल डिजास्टर, निम्नलिखित में से कौन सी एक अप्रत्याशित प्राकृतिक आपदा है, वो आपको बताना है। टॉर्नेडो यानी कि बवंडर, अर्थक्वेक मतलब कि भूकंप, हरिकेन मतलब कि तूफान चक्रवात टाइप के कंडीशन,
साइक्लोन। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो टॉर्नेडो, हरिकेन और साइक्लोन ये तीनों आपका एक तरह से चक्रवात का ही प्रक्रिया है। एक बच गया आपका क्या, एक बच गया आपका अर्थक्वेक। ठीक। तो दोस्तों अगर पृथ्वी विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बात करें तो हम पृथ्वी विज्ञान या प्रौद्योगिकी में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी हम विश्व भर में देख रहे हैं कि जब भूकंप की जो भी घटनाएं होती हैं तो उन भूकंप की घटनाओं के बारे में हमें पहले से कोई भी ज्ञान नहीं होता है। ठीक। इसीलिए हम सबसे ज्यादा भूकंप से होने वाले डिजास्टर यानी कि हम आपदाओं को देखते हैं। क्यों? क्योंकि भूकंप की घटनाएं जब अचानक होती हैं तो इससे बहुत ही गंभीर नुकसान होता है। हाँ, अब हम टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं जिससे कि भूकंप आने से पहले हमें भूकंप के बारे में जानकारी मिल जाए, लेकिन अभी तक हमें इसमें कोई भी सफलता देखने को नहीं मिली है। इसलिए बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है ना? भूकंप जो है दोस्त वो राइट आंसर है। ठीक है। कैसा लग रहा है सेशन? कमेंट के माध्यम से जो है बताते चलिए। सेशन पसंद आ रहा हो तो अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, इक्वेटर रिप्रेजेंट्स भूमध्य रेखा दर्शाता है। क्या दर्शाता है भैया? ऑप्शन आइए, ऑप्शन देखते हैं फिर हम बात करते हैं। आपके स्क्रीन पर ऑप्शन जो है वो दिख रहा होगा। ऑप्शन देखिए, अ बेल्ट अराउंड द प्लैनेट सर्टन। ठीक। दूसरा, लाइन ज्वाइनिंग नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। तीसरा, एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। और चौथा, इमेजिनरी लाइन पासिंग अराउंड द अर्थ मिडवे बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। तो भूमध्य रेखा किसको कहते हैं? ठीक। भूमध्य रेखा यानी कि भूमि के मध्य से होकर गुजरने वाली रेखा को हम भूमध्य, तो मान लीजिए पृथ्वी है, ये आपका उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये आपका दक्षिणी गोलार्ध हो गया, और ये बीच में से भूमध्य रेखा। ठीक। तो ये एक गोला है। तो भूमध्य रेखा जो है वो गोले के सतह पर घूर्ण के अक्ष के लंबवत जो है वो समतल एक रेखा है, काल्पनिक रेखा है। ठीक है ना? और यह पृथ्वी के सतह के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से समान दूरी पर एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को दो भागों में विभाजित करता है। ठीक है ना? यही है भूमध्य रेखा। तो हम क्या कह सकते हैं कि भूमध्य रेखा के बारे में हम कह सकते हैं कि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के बीच से पृथ्वी के चारों ओर गुजरने वाली क्या है, एक काल्पनिक रेखा है, जिसको कि हम क्या कह रहे हैं मेरे दोस्त, जिसको कि हम मध्य रेखा जो है वो हम कह रहे हैं डी आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। एक्सट्रीम स्लो डाउन स्लोप मोशन ऑफ सॉइल और रॉक्स फ्रेगमेंट्स अंडर ग्रेविटी बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअल और सीजनल एजिटेशन ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड। कणों के निरंतर या मौसमी मूवमेंट प्रक्रिया, यहां आंदोलन नहीं होगा, है ना? ये आपका ट्रांसलेशन गलत हो गया है। मौसमी प्रक्रिया या मौसमी हलचल ले लीजिए, के कारण गुरुत्वाकर्षण के तहत मिट्टी या चट्टान के टुकड़ों की अत्यधिक धीमी गति से ढलान वाली गति को क्या कहा जाता है? सबसे पहला है रेंगना यानी कि वन। दूसरा है अर्थ फ्लो यानी कि पृथ्वी का प्रवाह। तीसरा है साल्टेशन यानी कि लवणता। आपको बताना है कि क्या कहा जाता है तीनों में से। राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है मेरे दोस्त कि राइट आंसर क्या होगा, ए बी सी या डी में से आपको सही उत्तर बताना है। ठीक। ध्यान से प्रश्न को देखते रहिए, है ना? आपको बताना है कि राइट आंसर क्या होगा, ए बी सी या डी में से सही उत्तर जो है वो आपको बताना है। ठीक है। ए बी सी या डी में से आपको सही उत्तर जो है वो बताना है। तो बी जो है वो आपका जो है वो क्या है, बी जो है वो आपका राइट आंसर है। ठीक। चल अगले प्रश्न पे आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग फीचर्स एसोसिएटेड विथ कोस्टल इरोजन।
तटीय कटाव से जुड़ी निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। आपको राइट आंसर बताना है कि दोस्तों कि राइट आंसर क्या है। ए, बी, सी या डी में से आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। तटीय कटाव से जुड़ी निम्नलिखित विशेषताओं पर चर्चा करिए। केप्स एंड बे, क्लिफ्स एंड वेव कट प्लेटफॉर्म, केप्स, आर्क, स्टैक एंड स्टम्प्स, जियोस एंड क्लॉप्स, स्प्लिट एंड बार्स। ठीक है ना, 5 ऑप्शन दिए हैं। आपको बताना है दोस्त कि राइट आंसर क्या होगा। ए, बी, सी या डी में से आपको मेरे दोस्त बताना है कि राइट आंसर क्या हो सकता है। ए, बी, सी या डी। ठीक। ए, बी, सी या डी में से आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। ठीक है। ए, बी, सी या डी में से। ठीक है ना। तो सबसे पहला ऑप्शन है आपका केप एंड बे। दूसरा है क्लीव्स वेव कट प्लेटफॉर्म। तीसरा है आपका केप्स आर्क स्टैक स्टम्प। चौथा है जियोस एंड ग्लव्स और पांचवा है स्प्लिट एंड बार्स। ठीक है ना। यहां मैं आ जाता हूं। एक, दो, तीन, चार और पांच में से आपको राइट आंसर बताना है। ठीक। तो तटीय कटाव से जुड़ी निम्नलिखित विषय। तटीय कटाव मतलब जो तटों पर कोस्टल इरोजन, तटों पर जो इरोजन की प्रक्रिया हुई है उससे। तो तटीय कटाव कहाँ देखने को मिलेगा? समुद्रों के तट पर। और समुद्रों के तट पर जो कटाव होता है वो किसके कारण होता है? तो लहरों के कारण। ठीक है। तो लहर जब आ रहे हैं तो लहरों के कटाव के कारण अलग अलग प्रकार की आकृतियां जो है हमें देखने को मिलेगी। ठीक है ना। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो सी जो है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर है ना। खाड़ी, खाड़ी के बाद चट्टान और लहरों से कटे हुए प्लेटफॉर्म, फिर गुफाएं, मेहराब, टेरिस्टम, जियोस और ग्लुप्स, इन सब का जो है वो निर्माण हमें देखने को मिलता है। अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा है दोस्तों। ठीक। अगले प्रश्न पे चर्चा किया जाए। अगला प्रश्न का क्या उत्तर होगा? प्रश्न है निम्नलिखित भूवैज्ञानिक घटनाओं पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग जियोलॉजिकल फिनोमिना। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। ए, बी, सी या डी में से आपको सही उत्तर जो है वो बताना है कि सही उत्तर जो है वो क्या हो। डेवलपमेंट ऑफ फॉल्ट, भ्रंश का विकास, मूवमेंट अलोंग फॉल्ट, भ्रंश के साथ गति। ठीक। तीसरा है इम्पैक्ट प्रोड्यूस बाय वोल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी विस्फोट से उत्पन्न प्रभाव। और चौथा है फोल्डिंग ऑफ रॉक्स, चट्टानों का मुड़ना। ठीक है। तो आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। ए, बी, सी या डी में से आपको सही उत्तर का जो है वो चुनाव करना है। ए, बी, सी या डी में से आपको सही उत्तर बताना है मेरे दोस्त कि सही उत्तर क्या होगा। ठीक है। भ्रंश का विकास, भ्रंश के साथ गति, ज्वालामुखी विस्फोट से उत्पन्न प्रभाव, चट्टानों का मुड़ना या फोल्डिंग ऑफ माउंटेन, वलन, चट्टानों का वलन अगर हम बात करें तो ये भी सही चीज है। चट्टानों का हम वलन भी कह सकते हैं। ठीक। ठीक है। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। ए, बी, सी या डी। तो दोस्तों बी जो है वो आपका सही उत्तर है। भ्रंश का विकास, भ्रंश के साथ गति और ज्वालामुखी विस्फोट के उत्पन्न से प्रभाव। ए, बी, वन, टू और थ्री। ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो भूवैज्ञानिक घटनाएं तो कैसे? तो भूकंप फॉल्टिंग के कारण होती है। इससे क्या होगा कि सतह पर जो चट्टान है उसमें अचानक जो है वो क्या होगी, ऊपर की तरफ ऊर्ध्वाधर गति होगी। भूकंप भूकंप के बारे में अगर हम बात करें तो जब भी ज्वालामुखी किसी क्षेत्र में आता है तो वहां हमें भूकंप की घटनाएं देखने को मिलेगी। जहां टेक्टोनिक फॉल्ट होता है, ठीक, वहां भूकंप की घटनाएं देखने को मिलेगी। अगर टेक्टोनिक फॉल्ट हो रहा है, ज्वालामुखी घटना हो रही है, मैग्मा पृथ्वी के धरातल से बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ भी हमें भूकंप की घटनाएं जो है वो देखने को मिलेगी। बी जो है वो आपका सही उत्तर है। तीनों के तीनों ऑप्शन जो है वो आपके सही हैं। अगले प्रश्न पर हम आते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस महाद्वीपीय पर एंडीज पर्वत श्रृंखला स्थित है? दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया या यूरोप? आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। ए, बी, सी या डी।
तो एंडीज पर्वत के बारे में बात किया गया है दोस्तों। तो एंडीज पर्वत कहाँ है? तो दक्षिण अमेरिका जो है, साउथ अमेरिका जो है वो आपका राइट आंसर है। तो ये रहा दोस्तों आज का सेशन। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए। कैसा लग रहा है आप कमेंट के माध्यम से अपने विचार को हम तक पहुंचाइए। और आगे आने वाली जो परीक्षा है उसमें आपसे आपको इससे बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। तो जुड़ जाइए हमारे साथ और अपना बेस्ट रिजल्ट दीजिए। जय हिंद, जय भारत।